हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक गॉस थ्योरम। और प्रीवियस क्लासेस में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 2D प्लेन में देखा था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास पर कि अगर आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, यहाँ पर आपने एक स्क्वायर प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन आपने यूज़ किया है, तो वहाँ से कितना इफेक्ट पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और हम आपको जस्टिफाई कर देते हैं कि अगर हमारा ये प्लेन एक्स वाई में है, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप उसका एरिया वेक्टर जो है वो के कैप यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। और अगर ये प्लेन जो है, ये प्लेन लेट करिए कि हमारा है जेड एक्स प्लेन में है, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको रखा हुआ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर किसके अलोंग होगा, बोलो बेटा, वाई के अलोंग होगा। इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस एंड देन वी विल यूज जे कैप। और हम क्या यूज करेंगे, एरिया वेक्टर जे कैप यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जो है एरिया वेक्टर हमारा प्लेन के ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने एरिया वेक्टर आई यूज़ किया, इसके लिए आपने एरिया वेक्टर जो है वो क्या के कैप यूज़ किया यहाँ पर आपने, और इसके लिए आपने जो है जे कैप यूज़ किया। और अगर हमारा जो सरफेस होगा वो इस प्लेन में रखा होगा जिसको हम लोग वाई जेड प्लेन कहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स के अलोंग आएगा और वो क्या कहलाएगा, वो आई कैप कहलाएगा। ठीक है, फॉर दिस के कैप, फॉर दिस आई कैप एंड फॉर दिस प्लेन इट विल बी वाई के लॉन्ग है तो इट विल बी जे कैप। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हमें जो है डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जो प्लेन हमारे यूज़ होंगे उसके लिए आप जो है एरिया वेक्टर्स इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने 2D शेप के लिए पढ़ लिया था। अब गॉस थ्योरम्स के पहले हम आपको कुछ और स्पेशल नॉलेज देना चाहेंगे कि आप जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3D शेप रख दो, ठीक है, 3D बॉडी रख दो, तो वहाँ पर फ्लक्स कैसे पास आउट होगा, फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, ये हमारा आज का पॉइंट है। फिर हम गॉस थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। तो लेट करो बेटा, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यू हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स क्लियर, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दीज लाइन्स आर इक्विडिस्टेंट, इट्स मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक पैरामीटर्स होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है तो दिस इज द पैरामीटर्स। ओके, पैरेलल्स एंड इक्विडिस्टेंट। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक 3D शेप की बॉडी रख दी। 3D शेप की बॉडी जैसे सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस तरह से आपने यूज़ किया। तो लेट अस कंसीडर वी अप्लाई अ सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आपको पता करना है कि इसके सरफेस से या इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन आया। इसको आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि देयर आर 3 सरफेसेस। ओके, यहाँ पर सिलेंडर में 3 सरफेसेस इंक्लूड हैं। क्या, देयर आर प्लेन सरफेस, ये आपके पास एक सर्कुलर शेप है, यहाँ पर एक सर्कुलर शेप है। तो ये सर्कुलर शेप जो है और ये सर्कुलर शेप, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया सेम होना चाहिए दोनों की। ठीक है ना, अगर आपने ऐसा रखा हुआ है तो इन दोनों का एरिया सेम है। इस सरफेस पर जो एन कैप होगा, एन कैप मीन्स एरिया वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा बेटा, दैट्स एन कैप। यहाँ पर एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड। ये ध्यान रखना, हम लोग जब भी एन कैप ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नॉर्मल हो और आउटवर्ड हो। तो सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड ये हो गया, इस सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड ये हो गया। ये जो तीसरा सरफेस है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस। ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है। और कर्व्ड सरफेस मीन्स, जैसे एग्जांपल कहें कि अगर हमारे पास ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन को अगर हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर, तो ये प्लेन सरफेस हो गया, सर्कुलर प्लेन सरफेस, दिस इज द सर्कुलर प्लेन सरफेस। और पेन का वो पार्ट जिसको हम लोग पकड़ते हैं
वो इसका कर्व सरफेस कहलाएगा। दिस इज द कर्व्ड एरिया, कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपने इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर ऐसे, तो दिस इज द एन कैप, ये यहाँ का एन कैप हो गया। क्लियर हुआ? इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे ये एन कैप होगा, इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे ये एन कैप होगा, इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे ये एन कैप होगा। तो कर्व सरफेस पर आपका एन कैप जो है इस तरह से शो हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आप यहां पर देखें, इस सरफेस पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। क्लियर? यहां पर थीटा का कंसीडरेशन हमने समझाया था आपको। थीटा हमने बोला था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? ये हमने पहले ही लेक्चर्स में आपको बोला था कि एन कैप एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हो तो हमें प्लेन के साथ एंगल जस्टिफाई नहीं करना होता है, हमें एंगल यूज़ करना होगा ये वाला एंगल। ठीक है? इस एंगल को आप कभी यूज़ मत करिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का एंगल हमें यूज़ करना होता है मेजरमेंट्स के लिए। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप देयर इज अ 0 डिग्री हुआ। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलॉन्ग दिस एंड एन कैप इज दिस, सो देयर इज अ एंगल। अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो एंगल कितना डिग्री आएगा, दैट विल बी 180 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ? और अगर हम कर्व सरफेस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल चेक करेंगे तो ये एंगल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि कर्व सरफेस पर ड्रॉ किया गया एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं फ्लक्स का मेजरमेंट्स। तो यहाँ के फ्लक्स को हम लोगों ने बेटा φ1 बोला, यहाँ के फ्लक्स को हमने φ2 कह दिया, और कर्व सरफेस से जो रिलेटेड फ्लक्स है उसको हमने φ3 कह दिया। दैट्स क्लियर? और अगर हम इस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कंसिडरेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फ्लक्स दैट इज अ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, 3 फ्लक्स, φ1, φ2 एंड φ3। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर हमने इसको φ1 बोला, इसको हम लोगों ने φ2 कह दिया, और कर्व सरफेस के जो फ्लक्स है उसको हम लोगों ने अगर φ3 कह दिया है, तो आप φ3 के बारे में तो कोई जस्टिफिकेशंस देने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर समझाया था हमने कि अगर आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप के परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब है वो सरफेस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर फील्ड और प्लेन का कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, फील्ड और प्लेन का कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, मीन्स नो फ्लक्स। एट दिस प्लेन फ्लक्स विल बी 0, नो फ्लक्स, इंटरसेक्शन इज मस्ट, पहले बोला है। तो इसका मतलब है यहाँ से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। क्लियर हुआ? कर्व सरफेस पर कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको टच करती हुई क्रॉस हो जाती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर हुआ? तो φ1 इक्वल टू अगर हम मैथमेटिक्स से लगाएंगे तो ये cos थीटा आएगा। अगर हम इसी को ऐसे समझें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ये cos थीटा, थीटा फॉर 90 डिग्री एंड cos 90 विल बी 0, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस विल बी 0। ओके, नाउ φ3 इज अ 0। φ1 यूज करेंगे अगर फॉर्मूले को, φ1 इक्वल टू EA cos 0 डिग्री एट दिस सरफेस, φ2 EA cos 180 डिग्री। ओके, cos 0 मीन्स 1, EA cos 180 मीन्स -1, EA माइनस EA कैंसिल्ड आउट, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। इसका मतलब है इस सिलेंडर से थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, मीन्स कोई फ्लक्स पास आउट नहीं हो रहा है। दैट्स क्लियर? ये हुआ इसका मैथमेटिकल अप्रोचमेंट। अगर हम इसको एनालिटिकल एंगल से देखें तो एनालिटिकल एंगल क्या कहता हमारा है कि जितना यहाँ से तो कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स जनरेट हुआ ही नहीं, उसकी बात करना यहाँ पर कोई नीड नहीं है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पर जितना फ्लक्स पॉजिटिव हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट किया, उतना ही यहाँ पर फ्लक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। या यूँ कहिए कि जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स वहाँ से लीव करेगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0 फॉर दिस सरफेस। तो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों सरफेसेस का एरिया क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है ये सेम होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू
डिफरेंट है देन फ्लक्स विल नॉट बी जीरो, उस समय फ्लक्स जीरो नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे आपने इस क्वेश्चंस को कर लिया कि यहाँ सिलेंडर को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, इसका एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा, पैरेलल है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट अपने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, बट ये वेरिएशंस में आएगा अगर आपका एरिया क्रॉस सेक्शन, जैसे अगर हम इसी फील्ड में एक इस तरह से कोई शेप हम ऐसे रख दें, यहाँ पर हमने किसी ऐसे शेप को यूज़ कर लिया, जब आप ऐसे शेप को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ये हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप याद रखिएगा। तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस का फ्लक्स इस सरफेस के फ्लक्स को इक्वलाइज नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शंस, एरिया दोनों प्लेसेस के डिफरेंट हैं। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट कर लीजिए और व्यू बना लीजिए इसके कि हमें कहाँ क्या कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, कहाँ कैसा कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है। क्लियर। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। रोल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। लेट कर लो आपने एरिया क्रॉस सेक्शंस दोनों प्लेसेस के सेम रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ की इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ की इंटेंसिटी कुछ और है, इंटेंसिटी आर डिफरेंट फॉर बोथ द प्लेसेस, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट बी जीरो। तो दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्या? दोनों चीज़ों का हमें जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो, सेकेंड पॉइंट दोनों प्लेसेस का एरिया भी सेम हो, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लेट करिए 3D शेप की बॉडी हम दूसरी एक और यूज करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हमें मिलेगा और फिर फ्लक्स जनरेट होगा और उस फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं कई बार आपको देखे भी होंगे और क्वेश्चन अक्सर ऐसे मिलते हैं। लेट करिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया एंड इट इज़ अ वाई एक्सिस, हियर देयर आर टू एक्सिस एक्स एंड वाई, और आपने यहाँ पर कोई इस तरह से क्यूब यूज़ किया है। यहाँ पर आपने एक ऐसा क्यूब यूज़ कर लिया, देयर इज अ क्यूब प्लेस, ये क्यूब यहाँ पर इस तरह से ऐसे आपने रख दिया, दिस इज द क्यूब। ओके, हियर इट इज अ क्यूब इज प्लेस्ड। देन आपको फाइंड करना, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दी। लेट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपने यहाँ पर अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस सरफेस से पास आउट हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ पर आपने अप्लाई कर रखा है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है? इट इज आल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज आल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के सरफेसेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आंसर विल बी सेम। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से बिल्कुल इसका जस्टिफिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा बेटा, बोलो फाई ई इज इक्वल टू ई आएगा, बिकॉज दिस इज द एरिया ए एंड हियर एरिया इज आल्सो ए। ओके, देयर आर द सेम एरिया and electric field uniform, here is a electric intensity E and at this place intensity is also E, so this is the negative electric flux, minus phi E is equal to minus EA because angle is a 180 degree and here angle is a 0 degree। अभी बोला हमने क्यों, सभी को मालूम है ना कि यहाँ पर ये n कैप और यहाँ पर ये n कैप, क्लियर हुआ, 180 डिग्री प्रोड्यूस करेगा और यहाँ 0 डिग्री प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स जीरो हो गया, तो प्लस अगर हम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड बोथ द एरियाज आर सेम एंड देयर आर दिस फेस, देयर आर टोटल 6 faces are present in the cube, but remaining 4 faces produces no any electric flux. Why? Because here n cap and electric field is going along this, so electric field will be perpendicular with the n cap and no electric flux generate. In same way, through this plane electric field will be perpendicular to the n cap
and electric field will be 90 electric field and theta is 90 degree, so electric flux will be 0. No electric flux produced here, no electric flux will produce here. और अगर हम इसके फ्रंट सर्फेसेस की बात करें, इसका फ्रंट सर्फेसेस क्या है, तो इस पर जो एन कैप होगा वो इस वे में ड्रॉ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा. बैक सरफेस की बात हम करेंगे तो बैक सरफेस पर भी यही आएगा, एन कैप जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा और वहाँ पर कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा. तो अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चंस कि हाउ मेनी सर्फेसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दिस एंड दिस, these two surfaces produces electric flux. Here passes electric flux, but there are 4 surfaces remaining of a cube produces no any electric flux, but total electric flux will 0 because they are two equal and opposite. क्लियर हुआ. बट हियर वन मेन पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होगी तभी ऐसा अप्लाई हम लोग रूल करेंगे. ठीक है, नोट आउट. तो that's clear. Now we are going to discuss about Gauss theorem. Okay, what is the need of Gauss theorem in a measurements of electric flux? There is a very special concept for this theorem. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा. कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन पर किसी एंगल से पास आउट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब भी आएगा, बट वो नॉर्मल के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा. लेकिन यहाँ पर हमें देखना, ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होने के लिए जरूरी क्या है, सरफेस और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने के लिए सबसे मस्ट है कि वो सरफेस चार्ज जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज को इनक्लोज करे. उसको इनक्लोज करने का मतलब है कि वहाँ पर उसका कुछ प्रोजेक्शंस हमें फॉर्म हो जाए, तब वहाँ पर उस फील्ड का इफेक्ट आएगा और वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा. क्लियर हुआ. जैसे अगर हम बात करते हैं इसको, अगर हम ल्यूमिनस फ्लक्स से थोड़ा सा कंपेयर करें, उसको कोरिलेट करें, तो आपको मालूम है अर्थ है, लट कर लो अर्थ है, ये सन है नेचर में, तो इस सन पर सन का जो लाइट फॉल होगा इस सरफेस पर आएगा, तो यहाँ पर ल्यूमिनस फ्लक्स जनरेट हुआ. यहाँ पर ल्यूमिनस फ्लक्स, ये सन हो गया, सन की जो लाइट आ रही है इस सरफेस पर फॉल होगी तो देयर इज अ ल्यूमिनस फ्लक्स विल जनरेट. ओके, व्हाई? बिकॉज दीज लाइन्स इंटरसेक्ट द प्लेन. वो लाइन्स इस प्लेन को, इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही हैं. यहाँ पर फ्लक्स आया ल्यूमिनस फ्लक्स, यहाँ पर ल्यूमिनस फ्लक्स नहीं आया, बिकॉज देयर इज अ नो एनी field lines or no any luminous lines are going there. Okay, there here luminous flux will be 0 and here luminous flux will generate. But why? Because of this surface enclose the source. इस surface ने इस surface ने इस चार्ज को, अगर हम इसको चार्ज कंसीडर करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के व्यू से, तो इस सरफेस ने इस सोर्स को इनक्लोज किया है, इसको इसने यहाँ पर ढका है अगर हम कहें, तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुआ. उसी वे में अगर हम देखें तो कोई भी सरफेस चार्ज, कोई भी सरफेस फ्लक्स को तभी पास आउट करेगा जब वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होता, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो उसको इनक्लोज करे. इसको गॉस ने ऑब्जर्व किया. क्लियर. गॉस ने ऑब्जर्व करके बताया कि किसी भी चार्ज पर, किसी भी चार्ज को अगर कोई भी सरफेस ढकेगा, उसको इनक्लोज करेगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जनरेट हो जाएगा. दैट्स क्लियर. अब अगर हम बात करें कि फ्लक्स का उस पर इफेक्ट क्या आएगा, कितना अमाउंट इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट आने के लिए जरूरी है कि उसने लेट कर लो इनक्लोज कितना किया, चार्ज क्यों इनक्लोज करता है. कोई भी सरफेस, अगर हम इस तरह से एक सरफेस ले लें, सपोज करो कि हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, किसी भी शेप का सरफेस है, और इस चार्ज ने यहाँ पर क्यू हमने रख दिया, तो अगर हम किसी भी सरफेस का एक छोटा सा पार्ट यूज करें ऐसे, तो इसने इसका चार्ज क्यू को लेट कर लो इनक्लोज कर रखा है. तो चार्ज क्यू को जब इनक्लोज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. अब उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इस चार्ज के
रिलेशन में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे बड़ा रोल आएगा मीडियम का, कि दोनों के बीच में मीडियम कौन है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीडियम का इफेक्ट पड़ता है, चार्ज के इफेक्ट पर मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है। चार्ज कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है किसी गिवन पॉइंट पर, किसी सरफेस पर, तो वहाँ पर मीडियम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि मीडियम इफेक्ट डालता है इस इफेक्ट्स पर। अब मीडियम का इफेक्ट कितना आएगा, तो इसको गॉस ने कहा कि जो भी चार्ज आपका सरफेस इनक्लोज करेगा, जो भी चार्ज इनक्लोज करेगा उसको हम लोग कह देंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जो भी चार्ज सरफेस ने इनक्लोज किया वो चार्ज तो है ये फ्लक्स को जनरेट करने में, बट इसमें हमारा जो मीडियम है उसकी परमिटी इनक्लोज करेंगे। परमिटी को हम क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी जो है हमारे चार्ज के इफेक्ट को रिड्यूस कर देगी। ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 1/ε0 टाइम्स बन जाएगा ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। ये रिजल्ट आ गया टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस। तो गॉस ने इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करने में चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस मीडियम का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको इन्होंने कंबाइंड अप किया, और कंबाइंड अप करके दिस इज द फॉर्मूला जनरेट किया, और ये गॉस थ्योरम्स के फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ते हैं। दैट्स क्लियर, दिस इज द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग गॉस थ्योरम्स को इस तरह से अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे सरफेस ने चार्ज को इनक्लोज किया है तो उसका अमाउंट कितना है, और कैसे उसको हम लोग जो है उसमें इंक्लूड करेंगे फ्लक्स जनरेट करने में। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये हो गया। लेट करो हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसने Q1 चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरह से चार्ज को इनक्लोज कर रखा है, कवर कर रखा है। तो आपसे कहेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉस थ्योरम इट विल बी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दैट्स क्लियर। अगर हम इसी में किसी निगेटिव चार्ज को रख दें इसी सरफेस के अंदर, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटीज जो हैं इस तरह से उनका जो इफेक्ट होगा वो अलजेब्रिक सम में आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड इट विल बी माइनस Q4। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो इसका कि माइनस Q4 क्यों आ गया, तो ये तीनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, आउटवर्ड करेंगे, और माइनस Q4 क्या करेगा, उतना ही निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव कर देगा, और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ निगेटिव। ओके, तो इस तरह से है। और अगर लेट कर लो आपके यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर हम जो है अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कोई इस तरह से सरफेस हो गया, कोई क्लोज सरफेस हो गया, और क्लोज सरफेस में अगर हम लोग एक डाइपोल रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल, then plus Q and minus Q, then what will be electric flux produced at the surface of this area, then phi will be 1/ε0 times of total electric charge enclosed. Total electric charge means Q minus Q, it is a 0, then electric flux will be 0 because one is positive and another is negative, both are equal and opposite in electric dipoles, so electric flux will be 0. एन आइडेंटिकल डाइपोल्स अगर हम कह दें, ठीक है, लेट करिए आपके पास कई सारे चार डाइपोल्स आपने इसमें इनक्लोज कर रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट डाइपोल प्लस Q माइनस Q, सेकेंड डाइपोल प्लस Q माइनस Q, इस तरह से है। देयर आर मेनी डाइपोल्स बट दे हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दे आर आइडेंटिकल्स। ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज n टाइम्स, n पॉजिटिव चार्ज आए हमारे पास, Q Q Q n टाइम्स ऐड हो गया तो NQ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। एंड माइनस Q n टाइम्स अगर हम इसको एडअप करेंगे तो ये -NQ हो जाएगा एंड टोटल फ्लक्स विल बी अगेन 0।